देखिए बच्चों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो पॉलिटी की क्लास होने वाली है। आज हम पॉलिटी का ही लेक्चर ले रहे हैं। 2-3 लेक्चर हमने पहले भी लिए हैं, वो सब पॉलिटी के ही लेक्चर लिए हैं, भारतीय संविधान के ही लेक्चर लिए हैं। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो भाग 20 की बात करने चले हैं। आज हम जब बात करेंगे तो भाग 20 की ही बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाग 20 में क्या दिया गया है, उसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। तो हमारा जो संविधान का जो भाग 20 है या 20 है, उसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भाग 20 है, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया कि संविधान में संशोधन, यानी लीजिए ये आपका संविधान है और इस संविधान में भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो करेक्शंस किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आपका जो भारतीय संविधान है ये, और इस भारतीय संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स किए जाने हैं वो भाग 20 में किए जाते हैं। और उसके लिए कौन सा अनुच्छेद इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं भाग 20 की बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसमें हम अमेंडमेंट की बातें कर रहे हैं, इसमें हम संशोधन की बात कर रहे हैं, और ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का जो स्रोत है वो कौन से देश से लिया गया है, ये भी पूछ लेता है। इसका सोर्सेस कौन से देश से है, तो उसका देश का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंट्री से हमने भारतीय संविधान में संशोधन का स्रोत लिया है। तो 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं पेपर में। ऐसे तो कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, सब बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। बस ये पूछेगा आपसे कि भाग 20 में, भाग 20 में, भारतीय संविधान के भाग 20 में क्या दिया गया है, तो आप बताना कि संविधान संशोधन दिया गया है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो 368 आर्टिकल दिया गया है। और उसके बाद पूछेगा कि भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है, भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट्स किया जाता है, वो कौन से देश से हमने उसका स्रोत उठाया है, तो उसका स्रोत है साउथ अफ्रीका। यानी कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका को जो कॉन्टिनेंट है, सबसे नीचे एक देश है जिसे साउथ अफ्रीका कहा जाता है, वहां से हमने भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को उठाया गया है। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाग 20 में क्या दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, और संविधान में संशोधन कौन से देश से हमने ये स्रोत उठाया है। चलिए, बिना समय गवाए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करो या मान लीजिए लाइक का बटन दबाओ। अगर आपको अच्छा लगेगा आप लाइक का बटन भी दबाएंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक का बटन या सब्सक्राइबर्स की जो बटन होता है वो नहीं दबाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं है, आपकी मन है तो दबाइए, बटन दबाइए, अगर मन नहीं है तो बटन मत दबाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो हमने पढ़े हैं अभी। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि जो आर्टिकल 368 है, सिर्फ संविधान संशोधन में, जो संविधान संशोधन पूरे संविधान में अमेंडमेंट्स कर रहा है, तो क्या कभी 368 आर्टिकल्स में भी संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 है वो संविधान में संशोधन करता है, तो क्या कभी 368 आर्टिकल में भी संशोधन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो हमें राइट्स देता है, वो हमें अधिकार देता है कि भारतीय संविधान के किसी भी प्रोविजंस में कोई भी अमेंडमेंट्स किया जा सकता है। तो क्या 368 में भी के भाग में भी या 368 आर्टिकल में कभी भी कोई अमेंडमेंट्स हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 368 जो आर्टिकल्स है इसमें 3 बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं, यानी कि 3 टाइम्स इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं। पहली बार इसमें अमेंडमेंट किया गया था बाय द 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। खुद 368 आर्टिकल में संशोधन हो रहा है, देखिए, और 3 बार, 3 टाइम्स किया गया है ये भी। तो हमने कहा कि 3 टाइम्स जो है, 3 बार जो है, यानी कि 368 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया है। फर्स्ट टाइम किया गया था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था।
दूसरा किया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था, और तीसरी टाइम कब किया गया था, बाय द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। तो कुल मिला के भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो सभी पूरे संविधान में ही करेक्शन करता है, क्या कभी उसी में भी करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें कभी अमेंडमेंट्स हुआ है कि नहीं हुआ? डेफिनेटली इस 3 आर्टिकल्स 368 आर्टिकल्स में 3 बार अमेंडमेंट्स किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम बाय द 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, सेकंड टाइम 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था, और थर्ड टाइम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा, जब एग्जाम में पूछेगा कि 368 आर्टिकल्स में कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है, तो आप बताना कि 3 टाइम्स हुआ है। इनके 3 टाइम्स में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो 7वां संविधान संशोधन 1956 था, और उसमें क्या बताया गया, इसे बताया गया कि जो आर्टिकल 368 का जो 2 है, सब आर्टिकल्स 2 है, उसकी जो प्रथम अनुसूची है, उसकी जो प्रथम अनुसूची है, तो प्रथम अनुसूची का जो भाग है, भाग ए था और भाग बी था, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो केवल ये पूछेगा आपसे कि 368 में 3 टाइम्स जो है वो करेक्शन हुआ, अमेंडमेंट्स हुआ है, तो वो पहले टाइम कब हुआ था, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, और उसमें ये किया गया था कि आर्टिकल 368 का जो सब आर्टिकल 2 है, उसकी प्रथम अनुसूची में जो भाग ए और बी था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो अब इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, बस केवल इतना ही दिया है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 क्या कहता है, 1961 ये कहता है कि आर्टिकल 368 का 2, यहां पे आर्टिकल 368 का सब आर्टिकल 2 है, उसमें कहा गया है अगर प्रेसिडेंट के पास, अगर भारतीय प्रेसिडेंट के पास में कोई भी संविधान संशोधन बिल उनके पास आता है, बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक कहते हैं, यदि प्रेसिडेंट के पास कोई भी संविधान संशोधन विधेयक आता है, तो उस पे प्रेसिडेंट को साइन करने, उन्हें साइन करने मस्ट होंगे, उन्हें अपने हस्ताक्षर करने मस्ट होंगे। यानी कि वे मना नहीं कर सकते कि मैं संविधान संशोधन वाले बिल पे मैं साइन नहीं कर सकता, वे कोई वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें कहा गया है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 में कहा गया, और आर्टिकल 362 में कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक जाएगा तो उस पे उनको साइन करने पड़ेंगे, वे मना नहीं कर सकते, वे वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये 368 आर्टिकल था उसमें ही करेक्शन किया गया था। और फिर उसके बाद जो 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, इसमें 2 आर्टिकल्स बनाए गए थे। एक आर्टिकल बना 368 का 4 आर्टिकल बनाया गया, और फिर उसके बाद 368 का 5 आर्टिकल बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन ये, हम यहीं पे इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। 368 के 4 में क्या कहा गया है और 368 के 5 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया 368 के 4 में कहा गया था कि संसद को अधिकार है भारत के संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी प्रोविजंस में संविधान संशोधन करने का अधिकार है। हाँ, दोनों बिल्कुल यही है, सेम बिल्कुल यही है कि 368 में कहा कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अधिकार है, वो तो ऑलरेडी 368 में अधिकार दे रखा है कि यहाँ पे 368 कहता है यानी कि संसद को अधिकार है संविधान के किसी भी भाग में अमेंडमेंट्स करने का अधिकार है। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ दी गई थी, वो चीज क्या थी, वो इंपॉर्टेंट किस चीज को बना देता है, तो संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन जो संविधान संशोधन किया जाएगा, सुन लीजिएगा ढंग से, जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि आपने ये संविधान संशोधन कर दिया तो हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो कोर्ट में चले जाएंगे। तो इस आर्टिकल में 368 के 4 में कहा गया था कि अगर कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है संसद के द्वारा तो उस पर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा,
उस पर कोई भी न्याय की जो रिव्यू होता है, न्यायिक पूर्वावलोकन होता है, वो नहीं किया जाएगा, उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब रहा इस आर्टिकल्स के साथ में। फिर आगे चलते हैं 3 स्टेट का 5 क्या कहता है। ये भी कहता है कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने की असीमित शक्तियां होती हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन अधिकार तो है साथ साथ, लेकिन अब जो संविधान संशोधन किया है संसद ने, उसके खिलाफ आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते हैं। आप जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे जुडिशियल रिव्यू नहीं ला सकते हैं, और यहां पे कहता है कि संविधान में संशोधन करने की असीम शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है। लेकिन ये दोनों ही आर्टिकल्स जब सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज, मतलब इन दोनों आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और वहां पे इनकी जांच पड़ताल करवाई गई कि आर्टिकल्स ठीक है या नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तब एक वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, एक वाद आया, सब जानते हैं उस वाद को, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में साफ कहा गया कि ये दोनों ही आर्टिकल्स इस संविधान, इस सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बाद ये कहा गया कि ये दोनों ही आर्टिकल असंवैधानिक है और इनको लागू नहीं किया जा सकता, और उसके बाद ये दोनों आर्टिकल समाप्त कर दिए गए थे। तो इस तरह से हमारे कुल मिला के हमारे 3 स्टेट में 3 टाइम्स जो है संविधान संशोधन किया गया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया था? 7 संविधान संशोधन 1956 में किया गया था कि आर्टिकल 3 स्टेट की प्रथम सूची के भाग ए बी को समाप्त कर दिया गया था, और फिर आर्टिकल में दूसरी बार संशोधन किया गया इसे आर्टिकल 3 स्टेट में बाय द 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था। इसमें 3 स्टेट का 2 आर्टिकल बनाया गया था। उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी जब संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो उस पर उनको साइन करने पड़ेंगे, उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया, इसमें 2 नए आर्टिकल्स बनाए गए, 3 स्टेट का 4 आर्टिकल बनाया गया और 3 स्टेट का 5 आर्टिकल बनाया गया। 368 के 4 सब आर्टिकल 4 में कहा गया कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी भाग के प्रोविजंस में संविधान संशोधन करने का अधिकार होता है, लेकिन इसके खिलाफ आप जुडिशियल रिव्यू में नहीं ला सकते हैं। यही बस क्रिटिकल रहा थोड़ा सा। और उसके बाद आती है कि भारतीय संविधान में संसद के पास असीम शक्ति है संविधान संशोधन करने की, वो किसी भी प्रोविजंस को पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन बाद में एक वाद आता है सुप्रीम कोर्ट में, मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इसमें साफ कहा जाता है कि ये दोनों ही अनुच्छेद जो है पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं। तो यहां तक आप प्लीज इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उसके बाद हम टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा है। आराम से अपने नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। और जो भी किताब है आपकी, जो लक्ष्मीकांत झा बुक के है, कोई भी आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी टेक्स्ट बुक्स है वगैरह, उनसे अच्छी तरह से पढ़िए, आराम से नोट्स बनाइए, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। पढ़ाई आराम से कीजिए, किसी के बहकाने बताओ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बस आराम से पढ़ते रहिए। धीरे धीरे कहा जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि धीरे धीरे चलेंगे हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे भगादौड़ी के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आराम से अपने टॉपिक को कीजिए, आराम से कीजिए, चलते रहिए इस तरह से। चलिए, हमने पढ़ा कि आर्टिकल संविधान जो 3 स्टेट है वो संविधान संशोधन करने का अधिकार रखता है, संविधान में किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखता है। लेकिन उसमें क्वेश्चन फिर ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो 3 स्टेट आर्टिकल करता है, उसमें कभी संविधान संशोधन हुआ है? हाँ, डेफिनेटली उसमें 3 बार संविधान संशोधन हो चुका है। तो ये भी आप ध्यान रखने वाली बात है। अब कुछ संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, किस तरह से संविधान संशोधन किया जाता है, कहां उसे प्रेजेंट किया जाता है, कौन उसे लाता है, कौन से सदन में लाया जाता है, कैसे वो पास किया जाता है, प्रेसिडेंट की इसमें क्या भूमिका होती है, इन सब पे बेसिकली बातें कर लेते हैं। चलिए, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया है कि 2 सदन हमारे पास है, एक हमारे पास लोकसभा है, एक हमारे पास राज्यसभा है। ये हमारे पास लोकसभा है और इसे हमारे पास जो है वो राज्यसभा है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास कि जब संविधान संशोधन का कोई भी बिल लाया जाता है,
जब कोई संविधान संशोधन का बिल लाया जाता है, जब संविधान संशोधन का बिल लाया जाता है तो उसे कौन से सदन में प्रेजेंट किया जाता है? पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला है कि जब कोई संविधान संशोधन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है तो क्वेश्चन पहला ये बनता है कि संविधान संशोधन का जो बिल होता है या विधेयक होता है वो कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो उसका सिंपल आंसर है आप कोई से भी सदन में ला सकते हैं। पहले लोकसभा में ला सकते हैं, आप राज्यसभा में ला सकते हैं। तो यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन का बिल सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मनी बिल की कंडीशंस होती है तो वो अलग होती है, उससे मतलब नहीं हमारा। तो पहला क्वेश्चन बना कि संविधान संशोधन का बिल कौन से सदन में लाया जा सकता है? तो कोई से भी सदन में ला सकते हैं, आपकी मर्जी। आप लोकसभा में लाइए पहले या फिर आप राज्यसभा में लाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि संविधान संशोधन बिल कौन से सदन में लाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है क्या ऐसा बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति लेना जरूरी हो जाता है या नहीं होता है? तो उसका सिंपल आंसर है, यानी अगर संविधान संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं हम, अगर संविधान संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं तो प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति, पूर्व जो अनुमति होती है वो नहीं लेनी पड़ती। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जब हम कोई संविधान संशोधन बिल लेकर आते हैं वो कोई से भी सदन में ला सकते हैं, क्या ऐसे बिल को सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन के बिना भी हम ऐसा बिल जो है वो कोई से भी सदन में ला सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि संविधान संशोधन जब बिल लाया जाता है, जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है तो उसे कौन ला सकता है? तो मैंने कहा कि बिल दो प्रकार के होते हैं, सरकारी बिल होते हैं जो मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं और गैर सरकारी बिल होते हैं जो सांसदों के द्वारा लाए जाते हैं। तो पहला कंडीशन हमारा ये बन जाता है कि बिल कौन से आता है, सदन में आता है। आपको पता है कौन सदन में आता है? क्या संविधान संशोधन बिल लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति लेनी होगी? वो आपकी मर्जी है कि मैंने पहले कहा था कि पूर्व अनुमति लेने की मर्जी नहीं, मतलब पूर्व अनुमति नहीं ले सकते आप, ठीक है, आपको जरूरत भी नहीं है लेने की। और उसके बाद तीसरा कंडीशन आता है कि बिल को कौन लाता है, बिल को कौन ले आ सकता है। क्या ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है? ये गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है या नॉन गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है। तो कोई जरूरत नहीं है बता, हाँ, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हार्ड नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बिल जो संविधान संशोधन बिल लेके आया जाता है क्या वो गवर्नमेंट बिल होता है या नॉन गवर्नमेंट बिल होता है? वो कोई सा भी हो सकता है। अगर उसे मंत्री लेकर आ रहा है तो गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, और अगर मंत्री नहीं लेके आ रहा, कोई सिंपल सांसद ही लेके आ रहा है, कोई सिर्फ सदन में लेके आ रहे हो, तो वो नॉन गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशंस आपके सामने क्लियर हो जाती है। अब फिर चौथी कंडीशन ये आती है कि क्या संविधान संशोधन जब बिल लाया जाता है, संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, फोर्थ कंडीशन यहीं पे, जब संविधान संशोधन बिल लाया जाता है, अगर वो दोनों सदनों में पास नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पे अटक जाता है ये बिल, ये यहाँ पे पास हो जाता है, राज्यसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पास नहीं होता है, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास नहीं होता, क्या उसके लिए संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत है, संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत, संयुक्त बैठक का मतलब होता है कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट तीनों एक साथ बैठते हैं और उस बिल पर डिस्कस किया जाता है, उसके बाद ये बिल पास कर दिया जाता है। लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि संविधान संशोधन जो बिल होता है क्या उसके लिए संयुक्त बैठक का मतलब प्रावधान किया जाता है, नहीं किया जाता? तो डेफिनेटली संविधान संशोधन के लिए कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना। चलिए अब एक पांचवा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से ही पढ़ लेते हैं। पांचवा कंडीशंस क्या है? 5 कंडीशन ये है कि अगर संविधान संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं हम, अगर संविधान संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं तो उसे कभी भी राज्य विधानमंडल में, जो राज्य विधानमंडल होती है, जो राज्य विधानमंडल पूरे भारत में राज्य विधानमंडल कितनी है तो 31 है, उनमें हम ये बिल नहीं ला सकते हैं। ये केवल संसद में ही बिल प्रेजेंट किया जा सकता है। राज्यों के विधानमंडल को अधिकार नहीं है कि वे संविधान के संशोधन वाले बिल को अपने किसी भी सदन में लेकर आ सकते हैं। तो यहां तक कि पांचों कंडीशंस आप आराम से इसे जल्दी से इसे आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से इसे आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, गुड।
आराम से पढ़िएगा, नोट्स आराम से बनाइएगा, कुछ जल्दी नहीं है नोट्स बनाने में। जो भी आपके पास किताबें हैं, जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं, उसी मटेरियल्स को देख देख के आराम से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। आराम से क्वेश्चंस प्रैक्टिकल की तरह से कीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रैक्टिकल की तरह से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल्स पॉलिटी में प्रैक्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो बिल है आपका, दोनों सदनों में जो बिल लाया जाता है, क्या दोनों सदनों में तो दोनों सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों में ये मान लीजिए लोकसभा है आपकी और ये राज्यसभा आपकी, तो ये लोकसभा आपकी और ये राज्यसभा, तो दोनों सदनों में जो पास करने की प्रक्रिया है, इसे जब पास करने की प्रक्रिया है वो क्या है प्रक्रिया, वो किस तरीके से पास किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि बिल को, जो संविधान संशोधन बिल है, वो दोनों सदनों में पास कैसे किया जाता है, आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले कहा था, पहली कंडीशन थी कि आप सदन में कोई से भी सदन में बिल ला सकते हैं, लेकिन पास करने की प्रक्रिया क्या, 3 माध्यम से पास किया जाता है। बिल्कुल 3 माध्यम से पास किया जाता है। एक साधारण बहुमत से भी पास कर सकते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो इस टोटल जितनी भी सीटें हैं उनका बटे 2+1, यानी कि जो भी हमारे टोटल सीटें हैं उनमें बटे 2+1 कर दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि टोटल सीटों का एक से जो टोटल सीट है वो आधे से एक फालतू अगर हमारे पास कैंडिडेट है कि सदन में, तो वहां से हम साधारण बहुमत के द्वारा पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से भी पास कर सकते हैं। विशेष बहुमत से पास करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी हमारी टोटल सीट्स होती है, जितनी भी टोटल सीट है हमारी, टोटल सीट का 50% आपके पास होना चाहिए, टोटल सीट 50% आपके फेवर में होना चाहिए, और जितने भी उपस्थित सांसद हैं, एमपीज हैं, है ना, उनका टोटल उपस्थित सांसदों का जो 2/3 सांसद होंगे उससे भी पास करवाना होगा आपको। तो ये दोनों कंडीशंस बहुत जरूरी है। विशेष बहुमत से भी आपका संविधान संशोधन किया जाता है और साधारण बहुमत से भी किया जाता है। तो विशेष बहुमत के लिए आपके पास टोटल सीट का 50% भी होना चाहिए और उपस्थित जो सांसद होंगे उनका 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। विशेष बहुमत में कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स ला जाते हैं, मैंने कहा, या भाग आ जाते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कोई भी करेक्शन करना है हमको, तो विशेष बहुमत के आधार पे वो करेक्शन किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधान मंडल से भी अनुमति लेनी होगी। मतलब क्या है कि विशेष बहुमत तो चाहिए, हमें दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन भारत की टोटल जो विधान मंडल है वो कितनी है, 31 है, तो 31 का आधा लगभग 16 दूनी 32, तो 16 विधान मंडलों में भी ये जो बिल लाया जाता है, संविधान संशोधन वाला बिल है, वो पास होना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं जो पास होने चाहिए, तो क्वेश्चन ये आता है कौन कौन से विषय हैं जिन पे हम विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की परमिशन लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है, और प्लस उसकी रीति होती है, किस तरह से चुनाव करवाया जाता है। तो सिंपल एक मैं आर्टिकल लिख देता हूं, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 जो है वो, अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की परमिशन लेना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में अगर कोई भी हमें चेंजेस करना है, उनके रूल्स रेगुलेशन में कोई भी बदलाव करना है, तो हमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की परमिशन लेना जरूरी होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल है जिनमें और आधे राज्यों की परमिशन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा 368, अगर हम 368 संविधान संशोधन के आर्टिकल में ही चेंज करने चाहते हैं, जैसे 3 बार हो चुका है, तो अगर हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की परमिशन लेना भी जरूरी होगा। उसके बाद आती है शक्तियों का बंटवारा। अगर शक्तियों का बंटवारा, जैसे अनुसूची 7 में हम यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची या फिर अवशिष्ट सूची से रिलेटेड कोई भी हम मैटर होता है, उसमें अगर हम कोई भी शक्तियों का बंटवारा करते हैं, राज्य में और केंद्र के बीच बंटवारा किया जाता है, तो उसमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की परमिशन लेना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद पड़ता है
उसके बाद जो ज्यादा खास नहीं आती, फिर चीजें इतनी खास नहीं है, बस आप चारों से ही काम चल जाएगा। और बाकी इसके अलावा जो बचा हुआ है संविधान का जिसमें करेक्शन करना है, हिस्से बचा है, वो साधारण बहुमत से ही इसमें करेक्शन करवाया जा सकता है। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि बिल, क्वेश्चन आता है कि संविधान संशोधन वाला जो बिल होता है वो दोनों सदनों में पास करवाया जाता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा पास किया जाता है, तो साधारण बहुमत के द्वारा पास करवाया जाता है, विशेष बहुमत के साथ पास करवाया जाता है, और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडल यानी कि लगभग 16 विधानमंडल से भी अनुमति लेनी होती है। अब क्वेश्चन आता है कि विशेष बहुमत का मींस क्या होता है, मतलब क्या होता है कि टोटल सीट का 50% आपके पास बहुमत होना चाहिए, और उपस्थित जितने सांसद होंगे उसका 2/3 बहुमत आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसे कोई विशेष बहुमत से पास होने वाला कोई ऐसा सब्जेक्ट है? बिल्कुल है, यानी कि एफआर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई भी हमें बदलाव करना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो वो हम विशेष बहुमत से करेंगे, और डीपीएसपी में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो वो भी हम विशेष बहुमत से करेंगे। उसके बाद विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की विधानमंडल की परमिशन भी लेना जरूरी होता है। प्रेसिडेंट का निर्वाचन, उसकी रीति से संबंधित जो आर्टिकल्स है, इसमें कोई भी बदलाव करना है तो वो इसी माध्यम से होगा, उसमें कोई भी अमेंड करना इसी माध्यम से होगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के में अगर रूल्स रेगुलेशन में वहां पे कोई भी चेंजेस कराना है तो वो भी इसी के माध्यम से चेंजेस किया जाएगा। और आर्टिकल 368 में कोई भी चेंजेस कराना तो वो भी इसी के माध्यम से होगा। और शक्तियों के बंटवारे की मैं बात करूं, शक्तियों के बंटवारे की मैं बात करूं, तो बंटवारे की बात करूं तो बंटवारे में मैंने पहले बता दिया कि शक्तियों का बंटवारा यानी कि समय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अगर कोई भी चीजें बदलवानी है या कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए भी थर्ड माध्यम से ही जो है संविधान में संशोधन किया जाएगा। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब कहानी और आगे बढ़ेगी हमारी। अब ये लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन आप कर रहे हैं, आप संविधान संशोधन कर रहे हैं आर्टिकल 368 के तहत, मतलब 68 के आर्टिकल 68 के तहत आप संविधान संशोधन कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप संविधान संशोधन करो लेकिन संविधान के मूल ढांचे का आप नष्ट नहीं कर सकते। इनके एक बहुत फेमस वाद आया था, केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था। इसमें साफ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि आप संविधान संशोधन करने की शक्ति 368 आर्टिकल में दी गई है, लेकिन आप संविधान संशोधन करके संविधान के मूल ढांचे को, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको नहीं हटा सकते। तो ये भी आप ध्यान रखना कौन से बात के तहत ये कहा गया था, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब कुछ ज्यादा इतना बचा नहीं है बताने के लिए कि आप बहुत ज्यादा संविधान संशोधन में कुछ ज्यादा बड़ी चीजें बची हो, बस अब इतना बताना है मुझे कि जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल 368 है, वो काफी आर्टिकल्स किए गए। अब तक टोटल कितने संविधान संशोधन किए गए जो महत्वपूर्ण रहे, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे संविधान संशोधन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2015 में आया था। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में आया था। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2018 में आया था। और उसके बाद 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में आया था। और उसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 2020 में आया। तो ये हमारे कुछ खास इंपोर्टेंट आर्टिकल संविधान संशोधन है जो भी हाल में आए थे, इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में क्या दिया गया था। इसमें जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने एनजेक स्टार्ट किया था। एनजेक का मतलब है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की गई थी। लेकिन दरअसल इसमें विवाद रहा। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक कार्य होते हैं, न्यायिक जो नियुक्तियां होती है, उनमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा, इसलिए ये जो संविधान संशोधन था ये पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया था, इसे लागू नहीं किया गया था। तो एनजेक खत्म कर दिया गया था। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आया और उसमें बताया गया, क्या बताया गया कि हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में
बीच में कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया गया था। तो यानी कि हमने लगभग 51 बस्तियां जो थी वो हमने बांग्लादेश ने हमको दी थी, और 111 बस्तियां जो थी वो हमने किसे दी थी, यानी कि हमने बांग्लादेश को दी थी। तो भारत का जो 3 बीघा गलियारा है उसके आसपास उसका जो कुछ हिस्सा था उस पर विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच। तो यहीं पे हम लोगों ने संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि का बंटवारा था, भूभाग का बंटवारा था, वो किया था। उसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें क्या कहा गया था, इसमें जीएसटी लागू की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। और ये कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था, आप साफ बताना कि इसके लिए हमारा जो संविधान संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया था। अब आता है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसमें क्या किया गया था, इसमें मैं अभी हाल में बता दूं मैं आपको, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि ओबीसी जो कमीशन था उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में मैं विस्तार से पहले बता चुका हूं, लेकिन अभी दोबारा से संविधान स्टार्ट होगा और भाग 1 2 3 4 से कहानी शुरू होगी, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे बात, यानी कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी आयोग है वो आएगा आर्टिकल 340 में आएगा। तो आप याद रखना कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब आता है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को कहीं ना कहीं जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण देने की बात कही थी, तो यहाँ 10% उन्हें आरक्षण दिया गया था सरकारी जॉब्स में भी। और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभाएं होती हैं लगभग 31 राज्य विधानसभाएं, तो लोकसभाएं और राज्य विधानसभाओं में यहाँ पे जो एमपीज होते हैं और यहाँ पे एमएलए होते हैं, इनकी सीटों पर, इनकी जो सीटें होती हैं सीटों पर, ठीक है ना, अगले 10 साल के 2030 तक के लिए आरक्षण में वृद्धि कर दी गई है। आरक्षण के टाइम पीरियड में वृद्धि कर दी गई है। मतलब कहने का मतलब है कि लोकसभा में जो आर्टिकल्स है लोकसभा का 330 के तहत जो है लोकसभा की सीटों पर आरक्षण दिया जाता है, और यहाँ पे जो आर्टिकल है 332 आर्टिकल है जो राज्य विधानसभा की सीटों पर एमएलए को आरक्षण देता है, उसका टाइम पीरियड अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके लिए 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया। ये आपके हाल ही के इंपोर्टेंट जो संविधान संशोधन है इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। जहां भी किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसी के साथ मैं लेक्चर समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक का बटन दबाते रहिएगा। बस मेरी दुआ यही है कि आप बेहतर पढ़ें और अच्छी नौकरी प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।